तो आज का हमने आर्टिकल विजिलेंस लाइन से ली है। 18 मार्च की आर्टिकल है। पढ़ते हैं इस आर्टिकल को। सिनेरियो प्लानिंग ये क्या होता है? ये एक तरह का मेथड होता है कि फ्यूचर में अलग-अलग तरह का सिचुएशन आपको आने वाला है और उसमें आप किस तरह से उसको डील करने के लिए जो प्लान करते हो ना, तो वही वही सिचुएशन इस तरह से बोला जाता है कि उसी को हम सिनेरियो प्लानिंग बोल सकते हैं ना, इस तरह से। मतलब फ्यूचर में आने वाले अलग-अलग तरह के सिचुएशंस होंगे, है ना? तो आप उस सिचुएशंस में ढलने के लिए क्या-क्या प्लान कर रहे हो ना, वही एक तो मेथड होता है। ठीक, देखते हैं क्या बोला जा रहा है आगे। सेंटर फेसेस मैसिव चैलेंजेस इफ वार डज नॉट एंड सून। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, वो फेस करने वाली है बहुत सारे चैलेंजेस को। यदि क्या होगा ना, यदि वार जल्दी से समाप्त नहीं होता है तो, मतलब यदि वार खत्म नहीं होते हैं ना, तो हो सकता है कि सेंटर जो है ना, बहुत सारे चैलेंजेस को उनको सामना करना पड़ेगा। द सेंटर्स मूव टू कार्व आउट अ 1 लाख करोड़ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड फ्रॉम करंट ईयर्स बजट इज टाइमली। तो सेंटर का जो कदम है कि उन्होंने कार्व आउट किया है, मतलब सेपरेट किया है 1 लाख करोड़ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड नामक उन्होंने एक फंड बनाया है। किस चीज से? तो अपने करंट बजट से। तो उन्होंने जो करंट में बजट बनाया था, उससे उन्होंने एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाया है, जो कि माना जाता है कि वह सही है, टाइमली है, मतलब सही समय पे आया है। The finance ministry has also done well to draw up various scenarios on the impact of the war. Now in the now in its third week and place these before parliament. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो उन्होंने अच्छा काम की है, ड्रा करके मतलब रिप्रेजेंट करके अलग अलग जो सिनेरियोज बन रहे हैं ना, इसको लेकर के, तो इस वार के इम्पैक्ट को लेकर के, जो कि ये वार अभी थर्ड वीक में चल रही है ना, और उन्होंने प्लेस रखा है, मतलब उन्होंने प्रेजेंट किया है किससे पहले, पार्लियामेंट से पहले। तो क्या बोला कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या किया है, वो अच्छा काम किया है कि उन्होंने इस वार का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना, उस पूरे सिनेरियो को उन्होंने पार्लियामेंट से पहले उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, मतलब उन्होंने दिखाया है। एज फॉर द फर्स्ट, और पहली बात करें, ये जो फंड है ना, द फंड विल बी क्रिएटेड आउट ऑफ कैश इनफ्लोज एज वेल एज अनस्पेंट एलोकेशंस ऑफ मिनिस्ट्रीज। तो क्या बोलना चाह रहा है ये कि पहली बात करें तो ये जो फंड है ना, उसको क्रिएट आउट किया गया, मतलब बनाया गया है। किस चीज से बनाया गया है? तो कैश इनफ्लो से, मतलब गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू आ रही है, उससे ये फंड बनाई गई है। और साथ ही साथ किससे बनाई गई है? तो वो सारे एलोकेशंस जो कि अनस्पेंड रहे हैं, किसकी? तो मिनिस्ट्रीज की। मतलब मिनिस्ट्रीज के लिए जो बजट के तहत एलोकेशन की जाती है कि इस एरिया में इतना खर्च करना है, इस मिनिस्ट्री को इतना बजट देना है, बजट में इतना देने का तय किया गया है। पर वो क्या होती है ना, वो मिनिस्ट्रीज वो पूरी तरीके से अपने फंड को यूटिलाइज नहीं कर पाती है। तो जो बचा हुआ जो अमाउंट है ना, वो वो अमाउंट्स और साथ ही गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है ना, उसको मिला करके इस फंड को बनाया गया है। एज जैसा कि जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, वो ड्रॉ टू अ क्लोज, मतलब ये समाप्त होने वाला है इन अ कपल ऑफ वीक्स, मतलब कुछ वीक बाकी है इसको समाप्त होने में। तो पहला पैसेज की बात करते हैं, क्या बोलना चाह रहा है, देखते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने एक इस इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड नामक इन्होंने फंड बनाया है। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड क्या हुआ, मतलब जैसे कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने वाली फंड उन्होंने बनाया, जिसकी वैल्यू कितनी है? तो 1 लाख करोड़ उसकी वैल्यू है। ठीक है, जो कि बताया जाता है कि यह बनाया किससे है? तो अभी जो करंट बजट है ना, उसमें से ही बनाया है इन्होंने, जो माना जाता है कि सही है ना, सही सही समय पे किया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, फिर ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने अच्छा काम किया है कि अ, उन्होंने वार का क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसकी सारी सिनेरियो को उन्होंने दिखाया है ना? पार्लियामेंट जो प्रेजेंट करने वाली है, उससे पहले इन्होंने प्रेजेंट किया है। और ये जो फंड बनाई गई है, किससे बनाई गई है? तो वो सारे अमाउंट जो कि मिनिस्ट्री के पास अ, अनस्पेंट बची हुई थी, मतलब बची हुई थी, तो वो अमाउंट और साथ ही गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू से आने वाले अमाउंट है ना, वो दोनों मिला करके इस फंड को बनाया गया है। ठीक है? और ये बोला था कि 25-26 में ये, अभी जो 25-26 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, वो अभी खत्म ही होने वाला है, कुछ ही वीक बाकी है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द फंड, हमने जो फंड की बात की है ना, उस फंड की, जैसे इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड, मतलब इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने वाली फंड की बात हो रही है। तो ये जो फंड है ना, वो एक पार्ट है, किसका पार्ट है? 2.8 लाख करोड़ सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर द ग्रांट्स पास्ड बाय द लोकसभा अ फ्यू डेज एगो। तो मतलब कुछ दिन पहले क्या हुआ था ना, कि लोकसभा ने, उन्होंने पास किया था एक ग्रांट को पास किया था ना, एक सप्लीमेंट्री डिमांड को पास किया था ग्रांट देने के लिए,
तो ग्रांट देने के लिए जो भी 2.8 लाख करोड़ का जो सप्लीमेंट्री डिमांड उन्होंने एक तरह से पास किया था लोकसभा ने, उसी का एक तरह से क्या है, एक तरह से पार्ट है। तो अभी लोकसभा में जो कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि सप्लीमेंट्री डिमांड की बात हो रही थी, तो बोला गया कि 2.8 लाख करोड़ जो सप्लीमेंट्री डिमांड के रूप में हम ग्रांट के रूप में देने वाले हैं। उसी का एक पार्ट है कौन? ये हमारा इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड है। तो जब इसमें से जबकि 2 पॉइंट टोटल है, तो 1 पॉइंट तो 8 खुद इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड हो जाता है, तो बल्कि 1.8 जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि ग्रांट के रूप में और दी जाने वाली है। The additional 1.8 lakh crore is directed towards increasing subsidy on foods by इतना दिया हुआ है अमाउंट अंडर पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत एंड फर्टिलाइजर्स जो कितना अमाउंट दिया हुआ है बिसाइड्स डिफेंस आउटले। मतलब क्या हुआ कि जो डिफेंस में जो खर्च की जानी है ना, उसके अलावा क्या होने वाला है, तो हमारा जो एडिशनल 1.8 लाख करोड़ है ना, वो हमारी जो फूड के ऊपर सब्सिडी है उसमें खर्च की जाने वाली है। साथ ही हमारा जो फर्टिलाइजर्स है ना, उसके ऊपर भी खर्च की जाएगी। और ये तो खर्च की जाएगी, किसके अलावा? हमारा जो डिफेंस आउटफ्लो है, जो डिफेंस में जो खर्च की जानी है ना, उसके अलावा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि 1.8 लाख जो करोड़ बचा हुआ है, वो डिफेंस में तो खर्च की जाएगी, इसके अलावा कहाँ खर्च की जाने वाली है? तो हमारा ये जो फूड्स के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी, उस पे खर्च की जाएगी। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो है ना सब्सिडी दी जाएगी, उसके ऊपर खर्च किया जाएगा। The additional outlay for the fertilizers subsidy is likely meant to absorb a war-induced increase in the prices. तो ये जो एडिशनल जो खर्च है ना, इसके ऊपर फर्टिलाइजर्स के ऊपर, वह उसका ऐसी संभावना क्या है जो खर्च की जा रही है, जिसकी संभावना यह है कि वह वार से होने वाली जो प्राइसेस है ना, उसमें जो बढ़ोतरी देखने को मिलने वाला है फर्टिलाइजर्स में, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। इसलिए इसको सब्सिडी दी जा रही है। वाइल जबकि बात करें जो फूड सब्सिडी जो दी जा रही है, while food subsidy might have been beefed up to deal with any livelihood distress and inflation। जबकि फूड सब्सिडी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाली है किस चीज में, डील करने में, मतलब compete करने में, किससे किससे माने संघर्ष करने में, तो हमारा मुकाबला करने में किससे, तो जो संभावना है कि हमको डिस्ट्रेस होने वाले हैं, है ना, अभी फूड के अंदर में जो डिस्ट्रेस देखने को मिलने वाला है या इन्फ्लेशन देखने को मिलने वाला है, तो पहले ही हम सब्सिडी दे देते हैं ताकि उसको काउंटर कर लेगा, ऐसा उम्मीद लगाई जाती है। तो ये बोला जा रहा है। तो क्या हुआ कि while food subsidy have been gift, तो फूड सब्सिडी को इसलिए दी जा रही है ताकि वो बीफ अप का मतलब सपोर्ट कर सके किस चीज को, डील करने में, किस चीज का, तो अभी जो इन्फ्लेशन और जो डिस्ट्रेस है ना उसको करने में। तो अभी तो बता दिया गया कि हमारा फर्टिलाइजर के ऊपर जो खर्च हो रही है, क्यों खर्च हो रही है, ताकि वार से जो फर्टिलाइजर्स में प्राइस बढ़ने जा रहे हैं ना, उसको काउंटर करने के लिए। दूसरी बात क्या है कि ऐसी संभावना है कि इन्फ्लेशन होने की संभावना है फूड के अंदर में, या डिस्ट्रेस पैदा होने वाला है, तो वैसे केस में उसको काउंटर करने के लिए फूड के अंदर सब्सिडी दी जाएगी, सिर्फ सब्सिडी दी जाएगी, इसके लिए खर्च की गई है। और रिकॉग्निशन दैट द वॉर कुड हिट द इकोनॉमी इन अनएक्सपेक्टेड वे। तो एक तरह से ये जो सब्सिडी है वो एक तरह से जो दी जा रही है, ऐसा मालूम होता है कि वार हो सकता है हमारी इकोनॉमी को एक अलग तरीके से या अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो सकता है, ये इम्पैक्ट करने वाला हो, इस तरीके से हो सकता है। तो पहला पैसेज हो गया है, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। इन एन एक्सरसाइज इन रियलिस्टिक स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है रिव्यू करना, ठीक है। रियलिस्टिक मतलब एक तरह से रियल तरीके से एक तरह से रिव्यू करना। तो उस एक्सरसाइज की बात करें, उसमें जो चीफ इकोनॉमिक जो एडवाइजर है वी आनंद था, जो नागेश्वरन की बात करें, तो उन्होंने लेआउट किया है, उन्होंने एक तरह से रिप्रेजेंट किया है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को। इससे पहले तो हमारा जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन द फाइनेंस के जो है, उनसे पहले इन्होंने एक तरह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को रखा है। मुझे रिपोर्ट्स वाज टेबल्ड इन पार्लियामेंट ऑन द ट्यूसडे, और इनके जो रिपोर्ट्स थे ना वो टेबल पे रखे गए, है ना, ट्यूसडे को। ही हैज सेड, उन्होंने कहा, he has said that if price of oil stays at 130 per a barrel for 2 or 3 quarters, retail inflation will rise to 5.5% and the GDP, real GDP growth will be down to 6.4% in financial 2026 to 2027। क्या बोलना चाह रहा है कि यदि उन्होंने क्या कहा है कि यदि हमारा जो प्राइस का, यानी जो प्राइस की जो ऑयल की जो प्राइस है, यदि वो 130 पर बैरल रहती है ना, एक बैरल की कॉस्ट यदि $130 रहती है, और ये लगातार 2 से
सेकंड और थर्ड क्वार्टर तक बनी रहती है, तो वैसे केस में क्या देखने को मिलने वाला है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है ना, वो बढ़ जाएगा। वो कितना बढ़ जाएगा? तो 5.5% बढ़ जाएगा और जीडीपी जो ग्रोथ की बात करते हैं, तो वो घट करके 6.4% हो जाएगा। हमारे इस जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर है, आने वाला है 25-26 में 26-27 की बात करते हैं उसमें, अगेंस्ट 7.4% दिस फिस्कल ईयर। जबकि हमने उम्मीद लगा के रखा है क्या कि हमारा जो इस बार जो जीडीपी ग्रोथ होने वाली है वो 7.4% होने वाली है 26-27 के अंदर में। तो यदि हमारा यदि 130 पर डॉलर बना रहता है तो वैसे केस में ये जो हमारा जीडीपी डाउन होकर के 6.4% हो जाएगा। सिग्निफिकेंटली जो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा किया हम लोगों ने और एक्सपोर्ट कम किया, है ना? करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, तो ये क्या होता है? हमने जो इम्पोर्ट किया है ना? इम्पोर्ट किया है, वो क्या होता है? वो मैक्सिमम हो जाता है किससे? एक्सपोर्ट से। तो वैसे केस में हम बोलते हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया है ना? इस तरह से बोलते हैं। वही एक होता है फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? एक और टर्म होता है फिजिकल डेफिसिट। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है ना? और ये बढ़ जाती है किसकी इनकम की तुलना में, तो वैसे केस में गवर्नमेंट को जो घाटा होता है ना, उसी को बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। तो अभी आने वाले टर्म है और हम देखते हैं यहाँ पे। सिग्निफिकेंटली द करंट अकाउंट डेफिसिट विल राइज फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल 1.2% टू 3.2% ऑफ द जीडीपी। तो अभी हमारा जो गवर्नमेंट का जो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं इंडिया का, तो ये भी घट करके ये जो है ना पहले 1.2% था, जो बढ़ करके अब 3.2% हो जाने वाला है जीडीपी का। साथ ही हमारा जो फिजिकल डेफिसिट मतलब सरकार को जो घाटा की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने वाले हैं और इनकम कम आने वाली है, तो वो जो घाटा है ना, वो भी बढ़ जाएगी 4.4% से लेकर 5.6% बढ़ जाने वाली है। ठीक है? एट 90 पर अ डॉलर फॉर अ सस्टेन पीरियड। यदि क्या होता है कि यदि 90 $1 का एक बैरल का कॉस्ट यदि 90 रुपी डॉलर रहती है, 90 डॉलर रहती है, ये लंबे समय तक बनी रहती है, तो जो करंट प्रोजेक्शन है ना, वो 7 से 7.4% तक हमारा जीडीपी रहने वाला है, ठीक है? और 2% हमारा इन्फ्लेशन बना रहेगा और साथ ही करंट जो अकाउंट डेफिसिट की बात करें, तो लगभग 1.2% रहेगा जीडीपी का। एंड फिजिकल डेफिसिट की बात करें, ये लगभग 4.4% बना रहेगा, ऐसी होने की संभावना है। तो हमने बोला ये 2 सिनेरियो बताया गया है इसमें कि यदि अ, जो ऑयल के प्राइसेज़ है ना, बात करें एक बैरल का कॉस्ट यदि 130 हो जाता है, तो वैसे केस में क्या-क्या देखने को मिलेगा? हमारा इकोनॉमी भी एक तरह से देखा जाए तो हमारा जीडीपी ग्रोथ भी घट जाएगी, हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 1.2 से 3.2% हो जाएगा, इस तरह से बढ़ने वाले हैं। लेकिन यदि ये 90 एक बैरल का कॉस्ट यदि $90 तक रहता है, तो वैसे केस में हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.7 से लेकर 7.4% के बैंड में रहने वाला है। इसके अलावा इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 2.2% तक रहने वाली है। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो ये लगभग 1 से 1.2% तक रहेगा इस तरह से। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो ये 4.4% तक रहने वाला है, ऐसी संभावना है। ठीक? A spike in current account deficit will pose major challenges to the monetary authorities as well as। तो क्या हुआ कि यदि करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर में मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट कम हो इससे इम्पोर्ट से, तो ये जो क्या होता है यदि ऐसी सिनेरियो बना रहता है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज लेकर के आने वाली है किसके लिए? हमारी मॉनेटरी जो अथॉरिटी है जो मनी को कंट्रोल करती है जैसे कि हमारी आरबीआई हो सकती है, तो उनके लिए क्या एक तरह से काफी एक तरह से चैलेंज भरा रहेगा। इट कुड ऑकर या हो सकती है ऑन अकाउंट ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ इस वजह से क्या हो सकता है? इम्पैक्ट हो सकता है किसके ऊपर? रेमिटेंस के ऊपर। अब रेमिटेंस क्या होता है ये समझते हैं। क्या होता है ना कि एक इंडिया का व्यक्ति है जो यूएस में गया अपना बिजनेस करने, है ना? वहाँ पे बिजनेस कर रहा है और उससे वहाँ जो इनकम हो रही है ना, वो इंडिया को भेज रही है ना, उसी को बोलते हैं रेमिटेंस करना, ठीक है? तो इसको बोलते हैं इनवार्ड रेमिटेंस, मतलब इंडिया के अंदर में रेमिटेंस आ रहा है पैसा। इसी तरह से क्या हो सकता है कि इंडिया के अंदर में एक फॉरेनर हो, है ना? फॉरेनर यहाँ पे हो, वो अपने कंट्री भेज रहा हो, तो अपने कंट्री भेज रहा हो, इस तरह से इसको बोलते हैं आउटफ्लो रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है? इस तरह से होते हैं। तो इस पे क्या हो सकता है कि अ, इंडिया के जो रेमिटेंस है ना, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकती है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक तरह से इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लोग जो एफडीआई करते हैं ना, एफडीआई इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जो इंडिया के अंदर में की जाती है या तो इससे क्या होता है ना, इंडिया को एक तरह से अर्न होता है। इससे इंडिया को डॉलर मिलते मान लेते हैं कि कोई कंट्री यूएसए ही मान लेते हैं, कोई कंपनी है, यहाँ पे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको एक तरह से क्या होता है, इंडिया को एक तरह से इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि उनको डॉलर मिल रहा है, इस तरह से मिलते हैं। तो एफडीआई जब ये क्या होता है, ये भी इन्वेस्टमेंट कहीं न कहीं घट जाने वाली है।
एक्सपोर्ट्स भी कहीं कहीं इस पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, यहाँ तक कि हमारा इम्पोर्ट्स भी बढ़ जाएंगे, इस तरह से होने वाले हैं। बट इट्स अपियर, एक मिनट, but it's appear the center is in a position to absorb crude prices in an increase up to 90 90 डॉलर अपर बैरल विदाउट पासिंग इट ऑन द कंज्यूमर। क्या बोलना चाह रहा है, बट ऐसा दिखता क्या है कि जो सेंटर है ना, वो कहीं ना कहीं कैपेबल है, इन पोजीशन में मतलब कैपेबल होना किस चीज को लेकर के, एब्जर्व करने में, किस चीज को ऑब्जर्व करने में, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज को अप टू कहाँ तक, तो 90 पर डॉलर, पर $90 पर बैरल विदाउट पासिंग इन ऑन द कंज्यूमर। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि ऐसा लगता है कि जो सेंटर है ना, वह कैपेबल है किस चीज के लिए, कि यदि हमारा जो ऑयल का प्राइसेस जो है वो 90 पर डॉलर है ना, $90 पर बैरल तक जाती है ना, तो उस कंडीशन तक वो एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब ये जो प्राइस में, जो ऑयल के प्राइस में जो अगर इंक्रीज होती है $90 तक, तो वैसे कंडीशन में क्या करने वाली है, ये ट्रांसफर नहीं करेगी, किसको नहीं करेगी, कंज्यूमर के ऊपर, तो कहीं न कहीं वो अपने खुद सह लेगी इस तरीके से। और ये जो फंड है ना, इस कंडीशन में कहीं न कहीं उनको एक सपोर्ट देने का काम करेगा, इस गवर्नमेंट को, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द वार विल हैव इस द वार विल हैव स्टैगफ्लेशनरी इम्पैक्ट। ये जो वार का ना इम्पैक्ट क्या देखने को मिलने वाला है, वो स्टैगफ्लेशनरी इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। मतलब ये एक स्टैगफ्लेशनरी एक तरह से ऐसा कंडीशन होता है जिसमें ग्रोथ है ना, ग्रोथ डाउन चली जाती है और इन्फ्लेशन जो है ना, वो बढ़ जाती है। इस तरह की कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, स्टैग इन्फ्लेशनरी बोलते हैं। ठीक है, स्टैग इन्फ्लेशन बोला जाता है। तो ये वार जो है ना, इस तरह कंडीशन लेके आने वाली है जिसमें ग्रोथ डाउन चला जाएगा या ग्रोथ रुका रहेगा, वही इन्फ्लेशन जो है ना, वो बढ़ते चले जाएंगे इस तरीके से। बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, क्या अतिरिक्त है, ये इन एडिशन टू इसको बोलते हैं ना, बिसाइड्स हायर commodity prices for industrial oils and gases users, inputs and intermediaries will turn costly। क्या बोला जा रहा है कि इसके अलावा क्या देखने को मिलने वाला है, जो कमोडिटी प्राइसेस है ना, मतलब जो बेसिक नीड होती है ना इंडस्ट्री की, उसमें उसके प्राइस में जो बढ़ोतरी है ना, इसके अलावा फॉर ऑयल एंड गैस यूजर्स, तो वो सारी इंडस्ट्री जो कि ऑयल और गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी जो बेसिक जो नीड है ना, जो बेसिक जैसे रॉ मटेरियल हो सकता है, उनके लिए ऑयल हो सकता है या एनर्जी सेक्टर हो सकता है, तो उनमें यदि प्राइस बढ़ता है ना, इससे क्या देखने को मिलेगा, इनपुट्स एंड जो इंटरमीडिएटीज है, मतलब जो वैसे रॉ मटेरियल्स उनके कॉस्ट, और साथ ही वो जो वैसे प्रोडक्ट जो कि अभी पूरी तरीके से नहीं बने बल्कि हाफ ही बने हुए हैं, है ना, उनके कॉस्ट जो होंगे ना, वो पूरी तरीके से वो टर्न होने वाली है, मतलब उनके कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब सिंपल सी बात है कि बेसिक हमारी जो नीड्स की, अगर नीड जो बेसिक नीड है ना, उसमें यदि प्राइस की ग्रोथ देखने को मिलता है, तो वैसे केस में हमारे जो प्रोडक्ट होंगे, जो रॉ मटेरियल्स होंगे, वो भी काफी महंगे देखने को मिल रहे हैं। एक्सपोर्टर्स एंड एमएसएमई जनरली, जिसके बारे में अक्सर हम लोग बात करते हैं ना, कैन बी हिट बाय ग्लोबल हेडविंड्स एंड डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन्स एंड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। तो ये जो एमएसएमई की बात करते हैं, जिसके बारे में हम जनरली बात करते हैं, और जो एक्सपोर्टर्स है उनके बारे में बात करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हिट होने वाले हैं। किस वजह से, उनको भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। ये जो ग्लोबल हेडविंड्स है, मतलब जो ग्लोबल जो रुकावटें देखने को मिली है ना, उससे ये भी लोग एक तरह से इम्पैक्ट होने वाले हैं। साथ ही उनकी सप्लाई चेन भी कहीं ना डिस्टर्ब होने वाले हैं, किनके, एमएसएमई के और साथ ही एक्सपोर्टर्स के। साथ ही उनको वर्किंग कैपिटल जो फाइनेंस है ना, इसमें भी कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलने वाला है, डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। मतलब उनको टाइमली हो सकता है कि फाइनेंस में दिक्कत होने वाली हो सकती है, इस तरह से होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम कंट्रोलिंग एनर्जी प्राइसेस, मतलब एनर्जी के प्राइसेस में जो जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि चलो कंज्यूमर्स के ऊपर हम तो इस पे इसका असर तो नहीं जान देंगे, हम खुद ऑब्जर्व कर लेंगे, तो ये तो कंट्रोल कर ही रही है। इसके अलावा सेंटर को ना टेक अ लीफ आउट, है ना, टेक अ लीफ आउट का मतलब क्या होता है, मतलब कोई चीज को ना रिज्यूम करना, मतलब जो पहले कोई चीज का आपने इस्तेमाल कर चुका है, उसको फिर से इम्प्लीमेंट करना, एक सबक के रूप में, एक लेसन के रूप में इसको इस्तेमाल करना। तो सेंटर जो है ना, वो लेसन ले सकती है अपने कोविड-19 जो प्लेबुक है ना उससे, मतलब जो उन्होंने कोविड-19 के समय में जिस तरीके का उन्होंने मेथड अपनाया था ना, उसको यहाँ अप्लाई कर सकती है इस सिचुएशन में। एंड रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च करना, है ना? तो रोल आउट एंड इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम्स, और वो
एक इमरजेंसी क्रेडिट जो गारंटी स्कीम है ना, उसको लॉन्च कर सकती है। मतलब क्या हुआ, ये क्रेडिट मतलब लोन, गारंटी मतलब स्कीम, ये क्रेडिट मतलब लोन हो जाता है, लोन होता है। तो क्या कर सकती है वो, एमएसएमई के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, जो कैपिटल फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है ना, उसको डील करने के लिए गवर्नमेंट जो है ना, ये जो कोविड के दौरान अपनाई थी इमरजेंसी क्रेडिट जो स्कीम अपनाई थी ना, उसको ये फिर से अपना सकती है। मतलब इसके माध्यम से क्या होगा, एमएसएमई को पैसा मिल जाएगा, है ना? फिर वो बिज़नेस अपना आगे बढ़ाएँगे, इस तरह से बोल सकते हैं। द फंड्स, ये जो फंड हमने बात की, इकोनॉमिक क्या था फंड का नाम? फिर देखते हैं। इस फंड का नाम क्या था? इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड, मतलब इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने वाली जो फंड है, इसके बारे में बात हो रही है। ये जो फंड का जो कॉर्पस है कैन बी इन्हांस्ड, ये जो फॉर जो अमाउंट है ना, जो फंड की जो अमाउंट है ना, उसको इन्हांस इन्हांस की जा सकती है, मतलब बढ़ाई जा सकती है, इफ रिक्वायर्ड, यदि जरूरत पड़ी तो, ताकि स्टेबलाइज कर सके प्राइसेस को और प्रोवाइड कर सके एक क्रेडिट सपोर्ट को, है ना? तो जो एमएसएमई सेक्टर हो जाते हैं, एक्सपोर्टर हो जाते हैं, उनको क्रेडिट सपोर्ट के लिए, उनको लोन सपोर्ट के लिए यदि जरूरत पड़ी, तो ये फंड की जो कैपेसिटी जबकि 1 लाख करोड़ की है ना, इसको बढ़ाई जा सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। Monetary policy will have be monetary policy will have to be accommodative to the extent possible. अच्छा, अभी समझते हैं accommodative stance क्या होता है ना? ये समझते हैं। क्या होता है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी की रिव्यू जो बाई मंथली होती है ना, उसमें क्या होती है, तो उसमें 2 तरह की स्टांस अपनाई जाती है। एक क्या होता है कि क्या मार्केट के अंदर में इन्फ्लेशन है तो नहीं, पहली बात। क्या मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन है, क्या वो नॉर्मल है, क्या वो ज़्यादा है? यदि मार्केट के अंदर में पैसे की नीड, अब मान लेते हैं कि पैसे कमी है, मार्केट के अंदर में अगर पैसा कमी है, तो वैसे केस में क्या करती है ना, आरबी ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, तो वो मेथड अब ऐसा अपनाती है कि मार्केट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा इन्फ्यूज़ किया जाए, है ना? इस तरीके से। तो इस तरह का जब कंडीशन अपनाती है, तो उसी के बोलते हैं एक्कोमोडेटिव स्टांस अपनाना, ठीक है? मतलब मार्केट के अंदर में कैसे ही अपनाएगी, तो क्या करेगी ना, पहली बात क्या होता है कि जब बैंक को ना पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आरबीआई के पास जाता है ये, है ना? आरबीआई क्या करती है, उसको एक रेपो रेट के तहत उसको लोन देती है। एक रेपो रेट मतलब जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, उसके तहत वो लोन देती है वो। अब क्या होता है कि एमपीसी को ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर में पैसे की नीड है ना? इन्फ्यूज़ करना है, तो वैसे केस में एमपीसी जो है ना, उसके तहत आरबीआई क्या करती है, वो रेपो रेट को कम कर देती है। जब रेपो रेट कम हो जाती है, तो बैंकों को थोड़ा सस्ते लोन मिलते हैं, तो बैंक भी क्या करती है, मार्केट के अंदर में सस्ते लोन बाँटती है। इस तरह से क्या होता है कि लोगों के पास पैसा पहुँचता है, तो कहीं न कहीं मार्केट में पैसा की अवेलेबिलिटी जितनी चाहिए वो पूरी हो जाती है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बात करते हैं, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, विल हैव टू बी अकोमोडेटिव टू द एक्सटेंट ऑफ पॉसिबल, तो जितना पॉसिबल हो सके, वो जो अकोमोडेटिव स्टांस अपनाई हुई है, मतलब कहने का मार्केट के अंदर में पैसा इन्फ्यूज़ करने के वाली जो स्टांस है ना, वो अपना रही है। विथ गुड्स, मैक्रोज़ एंड रिज़र्व, तो जिस तरह से अभी अच्छी खासी हमारी जो इकोनॉमी है वो, और साथ ही जो रिज़र्व है हमारे पास, इसके साथ देयर इज़ एवरी रीज़न, मतलब ये एक तरह से रीज़न ज़रूर है इस बात को विश्वास करने के लिए, हमारे पास एक ज़रूर कारण है इस बात को बिलीव करने के लिए कि जो वर्स्ट केस सिनेरियो जो है ना, वो मे नॉट कम ट्रू, तो जो वर्स्ट केस सिनेरियो है, वह नहीं हो सकता, ये होना पॉसिबल नहीं है, ऐसा। तो मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि यदि हमारे पास इकोनॉमी अच्छी खासी है, रिज़र्व भी हमारे पास अच्छे खासे हैं, तो एक रीज़न तो ज़रूर है मेरे पास, ये तो कारण जो अच्छा है, इस बात को भी विश्वास करने के लिए कि ऐसी वर्स्ट केस सिनेरियो तो हमारे यहाँ पे नहीं आने वाली है, ऐसा। इवन इफ, भले ही वन इज़ प्रिपेयर्ड फॉर इट, भले ही इसके लिए हम क्या प्रिपेयर क्यों ना रहें। मतलब क्या है कि कोई बात नहीं है, हम प्रिपेयर हो जाते हैं, पर ऐसा कोई, हमारी इकोनॉमी अभी थोड़ा ठीक-ठाक चल रही है, हमारे पास रिज़र्व अच्छे खासे हैं, तो एक रीज़न तो ज़रूर है कि हाँ, चलो हम इस बात पे विश्वास कर लेते हैं कि ये जो वर्स्ट केस सिनेरियो है ना, वो जल्दी नहीं आने वाली है। फिर भी हम लोग चलते हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसके लिए तैयारी कर लेते हैं, कैसा यदि आ गया तो डील कर लेंगे इस तरीके से। तो यह रहा आज का आर्टिकल, समझ में आया होगा। अच्छे आर्टिकल थे, फाइनेंस वाले आर्टिकल थे। कुछ टर्म था वो समझे। इसके वोकैब्स हमने हाइलाइट भी कर दिया है। कार्व आउट मीन्स क्या होता है? कार्व आउट का मतलब सेपरेट करना, है ना? टू ड्रॉप करना मतलब प्रेज़ेंट करना, इस तरह से बोल सकते हैं। का क्रिएटेड आउट ऑफ मतलब मेड ऑफ, मतलब कोई चीज़ मतलब किससे बना हुआ है, इस तरह से बोल सकते हैं। कपल ऑफ वीक मतलब जानते ही हैं, कपल ऑफ वीक एक तरह से इसके साथ पूरी आता ही है। थोड़े समय के लिए, थोड़े वीक बाकी है, इस तरह से बोल सकते हैं। थोड़ा-सा वीक बोल सकते हैं। ब्रीफ अप का मतलब सपोर्ट करना, ऐसा बोल सकते हैं ना, स्ट्रेंथ मजबूती देना। डील विथ मतलब पता ही है
कोई चीज़ से स्ट्रगल करना बोल सकते हैं, या स्ट्रगल करना मतलब नहीं डील करना कोई चीज़ को, ना एक डील होता है, DEAL, डील इन, इसका मतलब व्यापार करना होता है, और डील विथ मतलब क्या चीज़ है ना, कोई चीज़ से ना एक तरह से सामना करना, है ना? इन बोल सकते हैं ना कि सामना करना बोल सकते हैं इसका, या मुकाबला करना बोला जाता है, स्ट्रगल विथ बोल सकते हैं इसके साथ, ऐसा बोला जाता है। लाइवलीहुड तो पता ही है, एक तरह से इसको बोल सकते हैं, रोज़गार बोल सकते हैं, जो आजीविका बोला जाता है, इसको बोल सकते हैं। स्टॉक टेकिंग का मतलब रिव्यू करना कोई चीज़ को, लेआउट का मतलब प्रेज़ेंट करना, ऐसा बोल सकते हैं। फिर हमने और भी सारे वोकैब देखा था, हाँ, यहाँ पे जो कुड है ना पॉसिबिलिटी को शो करता है, तो ऐसा हो सकती है, इट कुड ऑकर, तो यह ऐसी घटना घट सकती है, किस वजह से? तो आगे बताया गया है, ऑन अकाउंट ऑफ, एक तरह से फ्रेजल वर्ड है ना, अकाउंट ऑफ एक तरह से क्या है ना, एक तरह से इसका मतलब बिकॉज़ ऑफ हो जाता है, ऑन अकाउंट का मतलब बिकॉज़ ऑफ, ठीक है? क्वेश्चन मतलब सपोर्ट बोल सकते हैं, और हमने स्टैग इन्फ्लेशन बताया ही था, जहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट रहती है, जबकि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ते रहता है ना? टेक अ लीफ आउट का मतलब क्या हो जाता है? टेक अ लीफ आउट की बात करते हैं, ये क्या होता है? मतलब मने जो हमने पिछला कोई चीज़ जो मेथड अपनाया था, उसको अप्लाई करना, या कोई चीज़ से लर्निंग करना, कोई चीज़ से सीखना, इस तरह से बोल सकते हैं, है ना? एवरी जो होता है, एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आते हैं, है ना? तो यहाँ पे इसलिए ऐसा लगा हुआ है। तो इस तरह से ये आर्टिकल रहा, ठीक है? फिर नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं। तब तक बाय बाय, गुड नाइट।